1857 की घटना, ये महज एक सैनिक विद्रोह थी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आज हम 1857 के उसी महासंग्राम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त लोगों के दिलों में क्या बेचैनी थी, क्या गुस्सा था। और ये गुस्सा एक दिन में नहीं पनपा। नहीं, हमारे पास जो स्रोत हैं वो तो यही बताते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग एक शताब्दी की नीतियों का एक तरह से नतीजा था। जी, और हमारी कोशिश भी आज यही समझने की है कि ये आग आखिर लगी कैसे। जी, क्योंकि कोई भी क्रांति मतलब अचानक नहीं होती, बिल्कुल। उसके लिए एक जमीन तैयार होती है। एक मनोवैज्ञानिक जमीन। बिल्कुल। और 1857 से ठीक पहले दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने ये जमीन तैयार कर दी। हाँ, पहली थी 1842 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों की बहुत बुरी हार। अच्छा। इससे उनकी जो वो अजेयता वाली इमेज थी ना कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो टूट गई। भारतीयों के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि भाई अगर अफगानी इन्हें हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मतलब एक उम्मीद जगी या, कि ये नामुमकिन नहीं। हाँ। और दूसरी बात तो और भी दिलचस्प है। उस दौर में एक ज्योतिषी, एक भविष्यवाणी बहुत चल रही थी। भविष्यवाणी। हाँ, कि 1757 में प्लासी के युद्ध से जो कंपनी का राज शुरू हुआ है वो ठीक 100 साल बाद मतलब 1857 में खत्म हो जाएगा। तो इस भविष्यवाणी ने लोगों के मन में एक माहौल बना दिया कि बदलाव का समय आ गया है। तो माहौल पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। वास एक चिंगारी की। तो चलिए इसी चिंगारी को ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जिन भारतीय राजाओं और नवाबों ने कभी अंग्रेजों का साथ दिया था, आखिर वो इतने खिलाफ क्यों हो गए? वजह तो देखिए कही थी, पर जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सुनने में लगता है कि भाई कोई प्रशासनिक नियम होगा, है ना? बिल्कुल, एक पॉलिसी जैसी लगती है। पर ये असल में भारतीय परंपरा पर एक सीधा हमला था। सदियों से चली आ रही गोद लेने की प्रथा को गैर कानूनी बताकर झांसी, सतारा, नागपुर एक एक करके कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन इसका असर तो सिर्फ उन्हीं रियासतों पर पड़ना चाहिए था। बाकी शासक क्यों इतना डर गए? यही तो बात थी। इसने उन शासकों को भी डरा दिया जो अंग्रेजों के वफादार थे। उन्हें लगा कि अगर आज इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारी बारी है। बिल्कुल, वो जो एक भरोसे का रिश्ता था वो टूट गया। और इस सिलसिले में मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती हुई 1856 में अवध के विलय के साथ। हाँ, अवध तो हमेशा से वफादार माना जाता था अंग्रेजों का। बिल्कुल, पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी हड़प लिया। ये एक ऐसा बहाना था जिसने आग में घी का काम किया। इससे न सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह का अपमान हुआ, बल्कि इसने ब्रिटिश सेना के अंदर ही बगावत के बीज बो दिए। जो हुआ वो भी जुड़ जाता है। उस वक्त तक तो मुगल सत्ता बहुत कमजोर हो चुकी थी। कमजोर जरूर थी, पर वो एक प्रतीक थी। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो भारत की गंगा जमनी तहजीब के एक जिंदा प्रतीक थे। जब उन्हें लाल किला खाली करने को कहा गया, उनके उत्तराधिकारियों से बादशाह की उपाधि छीन ली गई, तो इसे सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की इज्जत पर हमला माना गया। ठीक है, तो राजा महाराजा और नवाबों की नाराजगी तो समझ आती है, लेकिन ये विद्रोह इतना व्यापक कैसे हुआ? इसमें आम सिपाही और किसान क्यों शामिल हुए? और वो वजह थी आर्थिक, सीधी सीधी आर्थिक चोट। इसे समझने के लिए धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को समझना होगा। अच्छा। असल में ये कोई व्यापार नहीं था, ये एक तरफा लूट थी। भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा जाता था और वहां से बना हुआ महंगा सामान वापस भारत के बाजारों में बेचा जाता था। इसका मतलब हमारे अपने जो उद्योग थे वो तबाह हो रहे थे। पूरी तरह से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा सूती कपड़ा उद्योग। एक जमाना था जब भारतीय कपड़े की पूरी दुनिया में मांग थी, लेकिन इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने हमारे लाखों बुनकरों को, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। गांव के गांव उजड़ गए। और किसानों का क्या हाल था? किसानों की तो जमीन पर भारी लगान ने कमर तोड़ दी थी। तो देखिए, सिपाही जो था वो असल में वर्दी पहना हुआ किसान ही तो था। सही बात है। वो अपने गांव की बर्बादी देख रहा था और शहर का कारीगर अपनी भुखमरी। गुस्सा हर तरफ था। आर्थिक तंगी तो थी ही, पर कहते हैं कि जब किसी की पहचान या धर्म पर चोट पहुंचती है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्या उस दौर में ऐसा भी कुछ हो रहा था? वो एक जन आंदोलन बना दिया। अंग्रेजों को लगता था कि वो भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। पर भारतीयों को ये अपनी संस्कृति पर हमला लग रहा था। बिल्कुल। मैकाले की जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी, लोगों ने उसे अपनी जड़ों से काटने की साजिश के तौर पर देखा।
और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से भी ये डर बढ़ा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। जब सरकारी अफसर, जज, फौजी सभी ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे तो आम आदमी को यकीन हो गया कि इनका असली मकसद तो धन परिवर्तन कराना है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को भी शक की नजर से देखा गया। हाँ, लोगों को लगा कि ये तारें और पटरियां उनके धर्म और जाति को भ्रष्ट करने के लिए बिछाई जा रही हैं। ये अविश्वास का मतलब चरम था। और फिर इसी माहौल में वो चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई। वो शायद आखिरी चिंगारी थी। वो सिर्फ चिंगारी नहीं थी, वो एक धमाका थी। कहानी बहुत आम सी है, पर इसका असर बहुत गहरा था। दमदम के शस्त्रागार में एक निचली जाति के कर्मचारी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी मांगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया, अपनी जाति का हवाला देकर। इस पर उस कर्मचारी ने ताना मारा। उसने कहा, जल्द ही तुम्हारी जाति वैसे भी भ्रष्ट हो जाएगी जब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटना पड़ेगा। और ये बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। हाँ, क्योंकि एक ऐसी अफवाह थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया गया था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुसलमानों के लिए हराम। उन्हें लगा कि ये कोई गलती नहीं है। उन्हें लगा ये एक सोची समझी साजिश है उनके धर्म को नष्ट करने की। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे की बगावत। फिर अप्रैल में मेरठ में 85 सिपाहियों का कारतूस छूने से इनकार करना। और फिर उन 85 सिपाहियों को सबके सामने बेइज्जत करके जेल में डाल देना। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 10 मई को मेरठ में बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी और जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया। हाँ, और दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। 1857 के महासंग्राम की आप कह सकती हैं कि औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। मेरठ से आग तो लगी, लेकिन कहते हैं कि इसकी सबसे भयानक लपटें अवध में उठी। अवध को विद्रोह का हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवध में ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये एक जन विद्रोह बन गया। जैसा मैंने पहले कहा, बंगाल आर्मी का लगभग हर दूसरा तीसरा सिपाही अवध का था। अच्छा। तो जब ये सिपाही अपने गांव लौटे तो उनके साथ उनके भाई, पिता, गांव के बाकी लोग सब इस लड़ाई में शामिल हो गए। वहां जमींदार, किसान, मौलवी सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और लखनऊ में तो इस लड़ाई की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली थी। बिल्कुल, उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजेश कद्र को नवाब घोषित किया और एक ऐसी सरकार बनाई जिसने महीनों तक अंग्रेजों को लखनऊ से दूर रखा। 30 जून 1857 को चिन्हट की लड़ाई में जो हुआ, उसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था वहां? विद्रोहियों की एक आम सी दिखने वाली फौज ने सर हेनरी लॉरेंस की अनुशासित सेना को सिर्फ 4 घंटे में हरा दिया था। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत थी। और इसके बाद ही लखनऊ रेजिडेंसी की वो मशहूर घेराबंदी हुई जो महीनों तक चली। हाँ, 148 दिनों तक। विद्रोहियों ने जबरदस्त इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया, 20 से ज्यादा भूमिगत सुरंगें खोद डाली और रेजिडेंसी को लगभग उड़ाने में कामयाब हो गए थे। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, हर गली हर घर एक मोर्चा बन गया था। मैंने सिकंदर बाग की लड़ाई के बारे में पढ़ा है, जहां कहते हैं कि प्रतिरोध की सारी हदें पार हो गई थीं। सिकंदर बाग की कहानी तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक बाग की दीवारों के अंदर करीब 2500 विद्रोही घिर गए थे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ना चुना। आखिरी सांस तक। लड़ाई इतनी भीषण थी कि अंग्रेजों ने उस एक दिन के संघर्ष के लिए अपने सैनिकों को 24 विक्टोरिया क्रॉस दिए। ये उनका सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 24? एक ही दिन में। ये संख्या विद्रोहियों की बहादुरी और अंग्रेजों के डर दोनों को बयां करती है। तो अवध का प्रतिरोध वाकई बहुत मजबूत था। बहुत मजबूत। राजा नरपत सिंह जैसे लोगों ने रोइया किले में जनरल वॉलपोल की सेना को हराया। लेकिन आखिरकार अप्रैल 1858 तक गोरखा रेजिमेंट की मदद से जनरल कैम्पबेल ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। अवध का प्रतिरोध टूट गया, पर इसकी गूंज हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में समा गई। तो विद्रोह को तो कुचल दिया गया, पर इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी होगी। इसके बाद क्या बदला? क्या सब कुछ पहले जैसा ही रहा? नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 1857 के बाद ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि 1858 में एक कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। बिल्कुल खत्म। और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। ये तो एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। बहुत बड़ा। अब गवर्नर जनरल वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने, लेकिन असली बदलाव नीतियों में आया। अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि भारतीय सैनिकों पर, खासकर बंगाल और अवध के सैनिकों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।
तो उन्होंने सेना में क्या बदलाव किए? यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति की असली संस्थागत शुरुआत हुई। अच्छा। सेना का पुनर्गठन धर्म और जाति के आधार पर किया गया। लड़ाकू जातियों जैसे कि गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई और अवध बिहार के सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी गई, ताकि वो फिर कभी एकजुट ना हो सके। यही रणनीति थी। और भारतीय रियासतों के लिए भी नीति बदली। गोद निषेध की नीति को खत्म कर दिया गया और राजाओं नवाबों को भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। ये तो एक तरह का समझौता था। एक चालाक कदम था। उन्होंने शासकों को अपना वफादार बनाकर जनता से अलग कर दिया। तो फिर इसका अंतिम सार क्या निकालें? क्या ये क्रांति पूरी तरह से नाकामयाब रही? देखिए, अगर आप इसे सिर्फ एक सैन्य लड़ाई के तौर पर देखेंगी तो हाँ, ये नाकामयाब रही। लेकिन इसने अंग्रेजों के उस मनोवैज्ञानिक दबदबे को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसके बल पर मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कर रहे थे। उनकी अजेयता का भ्रम टूट चुका था। और इसने शायद भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नींव भी रखी। निश्चित रूप से। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र्य समर में इसे पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और इस किताब ने भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक न जाने कितने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से ये था कि इसने अनजाने में ही एक भारतीय पहचान को जन्म दिया। इस लड़ाई में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि वो सिर्फ मराठी, बंगाली या अवधी नहीं, बल्कि एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाले हिंदुस्तानी हैं। तो ये विद्रोह हार कर भी भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद का एक तरह से प्रेरणा स्रोत बन गया। बिल्कुल, एक प्रकाश स्तंभ बन गया। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि 1857 की क्रांति कई परतों वाली एक बहुत जटिल घटना थी। ये ना तो सिर्फ चर्बी वाले कारतूस का नतीजा थी, न ही कुछ नाराज राजाओं की साजिश। ये एक सदी के शोषण, अपमान और अन्याय के खिलाफ एक सामूहिक विस्फोट था। हाँ, जिसने ये साबित कर दिया कि दमन और धोखे पर टिकी कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रह सकती। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। 1857 के इस महासंग्राम में हिंदू और मुस्लिम शासकों और सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। एक मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर को सबने अपना नेता माना और रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे हिंदू शासक उनके नाम पर लड़े। हाँ, ये एकता तो कमाल की थी। तो सवाल ये है कि क्या ये एकता सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा गुस्से का नतीजा थी, या ये एक ऐसी साझी भारतीय पहचान की झलक थी जो धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठ रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के भारत के लिए भी उतना ही मायने रखता है।